गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग पिछले सप्ताह के पिछले सीरीज में देखे थे हिंदी व्याकरण के रूप में। हिंदी व्याकरण में क्या देखे थे? आप लोग वर्ण के बारे में पढ़े थे और वर्ण के बारे में बहुत बातों का हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग वर्ण से आगे निकलेंगे और वर्ण से आगे निकलेंगे जिसमें हिंदी व्याकरण से हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में। इस शब्द विचार में क्या है आपका, क्योंकि पहला सीरीज आपका समाप्त हो गया है, पहले सीरीज को एक बार फिर से आप रिपीट कर लेंगे, देख लेंगे, अपने YouTube चैनल से ही देख लेंगे। YouTube चैनल में जब आप सब्सक्राइब करेंगे, मान लीजिए कि आप नहीं देख पा रहे हैं पीछे वाला सब, तो आप ऐसे करेंगे, आप स्पष्ट लिखेंगे कि हिंदी बाई बालेश्वर सर, तो आपका बैक वाला हिंदी का जितना सा पढ़ाया गया आपके क्लास का सब मिल जाएगा। अगर आपका मैथ छूट गया है तो मैथ के लिए आप लिखेंगे इसी तरह से मैथ्स बाई बालेश्वर सर और सर्च करेंगे तो आपका मिल जाएगा। क्योंकि YouTube में जब जाएंगे, जाने के बाद आप ऐसे टाइप करेंगे कि मैथ्स बाई बालेश्वर सर, हिंदी बाई बालेश्वर सर, संस्कृत बाई बालेश्वर सर, इन्वायरमेंटल स्टडीज बाई बालेश्वर सर, तो आपका जो भी पीछे पढ़ाया गया है वो आपका सब कुछ पढ़ाया हुआ क्लासेस मिल जाएगा, जिसको आप फिर से देख सकते हैं। इसलिए हम इसमें शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले आपको एक बार याद दिला दें कि यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप नीचे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोज अपलोड होंगे आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। तो देखिए, यहाँ शब्द विचार पे हम बातें करेंगे। शब्द विचार क्या चीज है आप यहाँ देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, आप अपने कॉपी और कलम के साथ हैं, आप इसको लिखते चलेंगे और बीच में पॉज कर लेंगे, स्टॉप कर लेंगे, स्टॉप करके आप इसको उतार लेंगे, अपने कॉपी पे उतार लेंगे, ताकि आपको याद करने में कुछ बातें जैसे बताने में ही आप समझ लेंगे, याद हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें अगर आप भूलवश नहीं समझ पा रहे हैं तो कॉपी में जब नोट किए रहेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि शब्द पहले हम देखेंगे, शब्द में विचार करेंगे कि शब्द की परिभाषा क्या होता है। तो शब्द की परिभाषा क्या होता है, तो आप साधारण शब्दों में याद रखते हैं कि वर्णों के योग को शब्द कहते हैं, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, वर्णों को जोड़ना शब्द कहलाता है। यहाँ लिखा गया एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि, जो ध्वनि यानी आवाज होता है, वही शब्द होते हैं, वही शब्द कहलाते हैं। जैसे में कहा जाता है कि एक वर्ण से निर्मित शब्द कुछ है, कि एक वर्ण से निर्मित यानी एक ही वर्ण से निर्मित है, तो बहुत हो सकता है, जैसे न हो गया, वह हो गया, न यानी नहीं हो गया, ये शब्द है। न माने क्या हुआ? नहीं हुआ। न माने नहीं होता है, न एक शब्द हुआ, वह एक शब्द हो गया, है ना। न एक वर्ण भी है और वह एक वर्ण भी है, वह माने और हो गया, वह तुम वह, यानी कि तुम और वह, ऐसे हम कह सकते हैं इसका प्रयोग। तो इस तरह से एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द है, या एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। एक वर्ण से जो निर्मित हुआ, जैसे एक या एक से अधिक, तो एक वर्ण से तो देख लिए न और वह हो गया। उसी तरह एक से अधिक जब है कि एक अनेक वर्णों से निर्मित शब्द, जैसे हो गया कुत्ता हो गया, शेर हो गया, कलम हो गया, नयन हो गया, प्रसाद हो गया। आप इसका मतलब समझ भी रहे हैं। जैसे कुत्ता तो देखे हैं, कुत्ता, शेर यानी जंगल का राजा, कलम यानी कलम, उसी तरह से नयन यानी आंख समझ रहे हैं ना, नयन। उसी तरह प्रसाद माने क्या होता है? महल जो होता है, राजाओं का जो महल होता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रसाद कहेंगे। ऐसे प्रसाद होता है, प्रसाद में टाइटल होता है। तो यहाँ देखेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के अनुसार या बनावट के अनुसार, व्युत्पत्ति का एक दूसरा नाम भी आता है आपका बनावट। क्या नाम आता है? बनावट भी नाम आता है। तो व्युत्पत्ति के अनुसार या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, आपके 3 इसके भेद हो गए। रूढ़ क्या होता है? रूढ़ सुनने से रूढ़ समझ रहे हैं ना, रूढ़। जैसे किसी के बारे में कहते हो रूढ़ है, रूढ़ माने जो अपने अलावा दूसरे किसी का कोई महत्व नहीं देता है, रूढ़ है। तो वही बात है कि जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बने हैं,
जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से, माने किसी दूसरे शब्दों के जोड़ने से नहीं बना हुआ हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, वो शब्द है लेकिन दो को शब्द मिलाकर नहीं बना हुआ है, परंतु वो शब्द जो बना है किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। किसी विशेष अर्थ को क्या करता है? प्रकट करता है। और जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, खंड और टुकड़ा करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वैसे शब्द जिसका खंड या टुकड़ा, ऐसे हम याद रखेंगे साधारण शब्दों में कि वैसे शब्द जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, वैसे शब्द जिससे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे रूढ़ कहते हैं। वही बात है कि जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, जब उसको तोड़ते हैं, अलग अलग उसका हम खंड करते हैं तो कोई अर्थ नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं। वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं। जैसे में हो गया कल, पर, तो कल को अगर हम तोड़ेंगे क जोड़ ल, क जोड़ अगर हम लिखेंगे क और क धम ल, क का कोई अर्थ नहीं, क एक वर्ण हो गया, ल का कोई अर्थ नहीं, ल एक वर्ण हो गया। उसी तरह प जोड़ ल, प जोड़ र, यानी प जोड़ र, प एक वर्ण हो गया और र भी एक वर्ण हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो जो शब्द तोड़ने पर उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, वैसे शब्द को कौन सा शब्द कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। याद रहेगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि ऐसे तो याद ही हो जाएगा, लेकिन आप कॉपी पे नोट रखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। दूसरा आपका है यौगिक। यौगिक का मतलब है कि जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों। जो शब्द, कहने का अर्थ है कि जो शब्द का खंड या टुकड़ा करे तो कोई सार्थक अर्थ निकल जाए। तो जब खंड या टुकड़ा करेंगे, जब उसको तोड़ेंगे तो सार्थक अर्थ निकलेगा, तो इसका मतलब है कि सार्थक अर्थों वाले शब्द से ही बने हैं, तभी तो उसका अर्थ निकल रहा है। तो वही बात है कि जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों वे क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। जैसे में दे दिया गया देवालय, पुस्तकालय, राजपुरुष, हिमालय। तो जैसे हम करते हैं इसका खंड तो देवालय का करते हैं, तो देवालय का मतलब क्या हो जाएगा? अगर हम देवालय का खंड करेंगे तो देव जोड़ क्या हो जाएगा? देव जोड़ आलय। देव जोड़ आलय का मतलब क्या हो गया कि देव माने देवता, आलय माने घर। जहां देवताओं का घर होता है वैसे घर को देवालय बोलते हैं ना ऐसा। इसी तरह से पुस्तकालय, तो इसको हम क्या लिखेंगे? पुस्तक जोड़ आलय। वही बात है, आप समझ रहे हैं इस बात को कि पुस्तक माने पुस्तक, आलय माने क्या हो गया? घर। तो जहां पुस्तकों का घर होता है उसको हम पुस्तकालय बोलते हैं। राजपुरुष, राज जोड़ पुरुष, राज जोड़ पुरुष, यानी जो राज का पुरुष हो उसे क्या कहते हैं? जो राज घराने का पुरुष हो उसे राजपुरुष कहते हैं। उसी तरह हिमालय, हिम जोड़ालय। हिम जोड़ालय का मतलब हुआ हिम यानी बर्फ, आलय माने क्या हो गया? घर। जहां बर्फों का घर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हिमालय बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, तीसरे खंड में आपका है कि योगरूढ़। योगरूढ़ किसे कहते हैं? तो योगरूढ़ में अगर हम देखेंगे कि योगरूढ़ वे शब्द, योगरूढ़ में क्या है कि वे शब्द जो यौगिक तो हैं, यानी वे शब्द कैसे शब्द है? यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। वे शब्द यौगिक हैं लेकिन सामान्य अर्थों को छोड़ देते हैं और किसी विशेष अर्थों को प्रकट करते हैं। वैसे शब्दों को क्या कहते हैं? योगरूढ़ कहते हैं। इसके संदर्भ में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो अपने अर्थों को छोड़कर किसी दूसरे अर्थों का बोध करावे, जो अपने अर्थों को छोड़कर किसी दूसरे अर्थों का बोध करावे उसे हम क्या कहते हैं? योगरूढ़ कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है आपका क्या? पंकज, दशानन, चक्रपाणी। पंकज का मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे पंक जोड़ ज, पंक जोड़ ज। पंक माने क्या होता है? कीचड़। पंक माने कीचड़, जन्म लेने वाला। जो कीचड़ में जन्म लेने वाला होता है उसको पंकज बोलते हैं। और कीचड़ में क्या जन्म लेता है? तो आपका राष्ट्रीय फूल होता है। राष्ट्रीय फूल क्या है आपका मालूम है? तो राष्ट्रीय फूल आपका कमल है। तो पांक में जन्म लेने वाला, पंख में जन्म लेने वाला आपका क्या हो गया? तो इस तरह से अगर हम देखते हैं, पंकज शब्द जो है, यहाँ पे पंकज शब्द जो है ये क्या है? सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो जाता है। यह समान अर्थ में प्रचलित नहीं होकर क्या हो जाता है कि समान अर्थ में प्रचलित नहीं होकर यह कमल के अर्थ में क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है। इसलिए इसका नाम रखा जाता है योगरूढ़। जैसे दशानन,
तो दशानन 10 है, आनन जिनके 10 है, मुड़ी जिनके, माथे जिनके, जिनके 10 मुड़ी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दशानन। हम सीधे दशानन नहीं कह के 10 आनन वाले नहीं कहकर हम क्या कह देते हैं? रावण कह देते हैं। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिनके, पाणी माने हाथ, जिनके हाथों में चक्र है, यानी यहाँ पे यह क्या हो जाता है आपका? ये सब शब्द योगरूढ़ हो जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे फिर कि यह तो हो गया आपका व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर, लेकिन अभी हम देखेंगे कि अर्थ के दृष्टि के आधार पर, यानी अर्थ के दृष्टि के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हुए, लेकिन अर्थ के दृष्टि के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अब दोनों का हम अलग अलग जिक्र करेंगे, तब तक आप तो मैं जिक्र कर रहा था आप लोगों से कि अभी इसके पहले बात हुआ हम लोगों का क्या कि व्युत्पत्ति के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद हुए, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि अर्थ के दृष्टि के आधार पर अगर पूछा जाता है, आप इसे नोट कर लेंगे कि अर्थ के दृष्टि के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। अर्थ के दृष्टि के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो यहाँ पे दिया गया है कि अर्थ के दृष्टि के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। अर्थ के दृष्टि के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। पहला भेद आपका क्या है? सार्थक, और दूसरा क्या है? निरर्थक। पहला है सार्थक और दूसरा क्या है? निरर्थक। तो सार्थक समझ रहे हैं ना? सार्थक और निरर्थक, जो काम सार्थक हो जाए और जो निरर्थक रह जाए, जिसका कोई औचित्य नहीं हो, कोई महत्व नहीं हो, निरर्थक हो गया। तो यहाँ हम देखेंगे कि सार्थक शब्द क्या है। तो सार्थक का ही वैल्यू आगे चल के होगा आपके व्याकरण जो है, हिंदी का व्याकरण, इसमें सार्थक का ही हम लेके आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, जिसमें सार्थक शब्द के बारे में है कि सार्थक शब्द वे होते हैं, सार्थक शब्द वे होते हैं जो वाक्य प्रयोग करने पर खास अर्थ का बोध कराते हैं। सार्थक शब्द वे शब्द कहलाते हैं कि जो वाक्य प्रयोग जब भी हम करते हैं तो वाक्य प्रयोग करने पर खास अर्थों का बोध कराते हैं, है ना, तथा सार्थक शब्द को ही पद कहा जाता है। सार्थक शब्द जो होता है उसी को क्या नाम दिया जाता है? पद कहा जाता है। अब देखिए यहाँ कि जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो, जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में याद दिया गया रोटी, रोटी एक सार्थक शब्द है। रोटी कहने से खाने वाले एक वस्तु का हम प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अगर पानी कहा जाए तो पानी भी एक शब्द है। पानी कहने से क्या होता है कि हम पीने के लिए हम सोचते हैं। इसके बाद ममता, ममता समझ रहे हैं, एक शब्द है। डंडा समझ रहे हैं, एक शब्द है। तो ये सब क्या है? रोटी, पानी, ममता, डंडा, ऐसे शब्द जो होते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं। समझ रहे हैं? अब सार्थक शब्दों को यहाँ पे देखा जाता है कि सार्थक शब्द के 8 भेद होते हैं। सार्थक शब्द के कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। 8 भेद को हम व्याकरण में आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे अगले सीरीज में, यानी कि सीरीज 2 के बाद सीरीज 3 में हम पढ़ेंगे। इन सभी भेदों का अलग अलग हम नामांकन करेंगे, अलग अलग इनके जो भेद हैं, भेदों के भेद हैं, इस भेदों को हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन इसमें इसके 8 भेद कौन कौन होते हैं? तो 8 भेद को हमें याद रखना होगा। आप याद रखें कि 8 भेद आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के लिए आपके क्लास बदलते जाएंगे, लेकिन व्याकरण नहीं बदलता है। व्याकरण ज्यों का त्यों रहता है। अगर आज जो याद कर लेते हैं, कल आपको थोड़ा कम काम करना होगा और उस बचे हुए समय में आप दूसरा काम करेंगे। इसलिए इस पे विशेष ध्यान रखें, इसको एकदम याद कर लें, जुबानी याद रखें, ताकि आपके जिंदगी में हमेशा काम आने वाला सब वस्तु है। ठीक है, ये सब जितने सामग्री यहाँ दिए गए हैं सब आपके जिंदगी भर काम आने वाले हैं। तो यहाँ देखिए सार्थक शब्द के 8 भेद हैं। सबसे पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, आप समझ रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम, इसके बाद विशेषण, इसके बाद क्रिया विशेषण, चौथा हो गया आपका क्रिया विशेषण क्रिया, और 5वां हो गया क्रिया विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। इसके बाद संबंध बोधक हो जाता है, इसके बाद समुच्चय बोधक होता है, इसके बाद विस्मयादि बोधक होता है। यही 8 भेद हैं। इसी 8 भेद में हम लोग पूरे व्याकरण को पढ़ेंगे। इसी 8 भेद में क्या पढ़ेंगे? हम लोग पूरे व्याकरण को समझेंगे। अगर ये 8 भेद को समझ लिए तो समझिए कि व्याकरण आप समझ लिए और ये जिंदगी भर आपके काम में आएगा। दूसरा इसका भेद है निरर्थक। निरर्थक शब्द, यानी सार्थक के 8 भेद हैं, निरर्थक का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए निरर्थक पे हम उतना काम नहीं करेंगे, लेकिन इसकी परिभाषा को जानेंगे कि निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है।
निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, वे शब्द निरर्थक कहलाते हैं। वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? निरर्थक। यानी जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है वह निरर्थक होते हैं, बिना काम के होते हैं, बिना वजूद के हैं। क्योंकि जैसे हम देखते हैं, प्रयोग करते हैं, कह देते हैं कि रोटी ओटी, रोटी ओटी खा लो, तो रोटी तो खा लेते हैं, लेकिन ओटी कौन सा शब्द है? ओटी निरर्थक शब्द हो गया। ओटी कौन सा शब्द हो गया? निरर्थक शब्द हो गया। इसका प्रयोग तो हम प्रचलन में करते हैं, आम भाषाओं में करते हैं, अपने दैनिक क्रियाकलापों में करते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है। रोटी का तो अर्थ होता है कि खाने वाले एक वस्तु का नाम है, लेकिन ओटी किसी वस्तु का नाम नहीं है। उसी तरह से हम कहते हैं खाना वाना खा लो, खाना वाना लाओ, तो खाना तो लाना, खाना समझ रहे हैं, खाना एक सार्थक शब्द हो गया, लेकिन वाना कौन सा शब्द हुआ? निरर्थक शब्द हो गया। इसका भी कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। फिर उसी तरह से पानी वानी, तो पानी वानी में पानी तो समझ रहे हैं एक शब्द है, लेकिन वाणी जो है कोई शब्द नहीं है। समझ रहे हैं इतना? तो ये हुआ निरर्थक शब्द, यानी यहाँ ओटी हो गया निरर्थक शब्द, वाना हो गया निरर्थक शब्द, और वाणी हो गया निरर्थक शब्द। इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई स्थान नहीं है हमारे व्याकरण में किसी तरह का। इसका बस निरर्थक के रूप में इसको अलग छांट दिया गया है। अब हो गया आपका क्या? अर्थ के दृष्टि के आधार पर। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसी शब्द को, इसी शब्द विचार में क्या किया गया है कि शब्द को उत्पत्ति के आधार पर, पहले हम पढ़े थे व्युत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, लेकिन उसके बाद पढ़े हम दूसरा क्या? अर्थ के दृष्टि के आधार पर। लेकिन अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में अभी हम जिक्र करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इसके पहले हम लोगों ने देखा व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हुए। इसके बाद आपका क्या हुआ कि अर्थ के आधार पर आपके शब्द के कितने भेद हुए? 2 भेद हुए। लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर हम देखेंगे कि शब्द के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद बताए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद है। इसको आप नोटबुक में फिर से नोट कर लें कि 4 भेद कौन है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद है। सबसे पहला आपका है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद है। अब तत्सम के बारे में हम जानेंगे कि तत्सम क्या है, तत्सम कैसा शब्द तत्सम कहलाता है। तो हम ऐसे साधारण शब्दों में जान सकते हैं कि संस्कृत का मूल शब्द, संस्कृत का कैसा शब्द? मूल शब्द, संस्कृत का बिल्कुल हूबहू ज्यों का त्यों उसी तरह से ले लिया गया शब्द जो होता है वो तत्सम कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तत्सम जो है, तत्सम शब्द जो है संस्कृत भाषा के 2 शब्दों के मिलने से बना है। तत्सम शब्द संस्कृत के 2 भाषा के मिलने से, 2 शब्दों के मिलने से बना है, जिसमें सबसे पहला आपका है तत् और दूसरा है सम। तत् जोड़ सम। तत् का मतलब होता है, यहाँ तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का मतलब होता है कि समान। तत् माने उसके, और सम माने क्या होता है? समान, यानी उसके समान। किसके समान? तो संस्कृत का जैसा शब्द है ज्यों का त्यों हम उसी के समान प्रयोग कर लेते हैं, वैसे शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे में अगर कहा जाता है कि अग्नि, अगर कहते हैं जैसे में अग्नि, अग्नि का मतलब आप समझ रहे हैं? अग्नि, अग्नि से अगर हम कहते हैं ग्राम या ग्राम, अगर हम कहते हैं दुग्ध, दुग्ध समझ रहे हैं। इसके बाद आप कहते हैं यहाँ भ्राता, भ्राता यानी भाई। तो संस्कृत का मूल शब्द है, इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है कि संस्कृत के मूल शब्द है अग्नि, ग्राम, दुग्ध, भ्राता। ये तत्सम शब्द हो गया। संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है। दूसरा आपका है तद्भव। तो तद्भव का मतलब है कि तत्सम शब्दों में, तद्भव की परिभाषा याद रखना है आपको कि तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से, जैसे समय और परिस्थिति आते गया वैसे कुछ परिवर्तन होते चला गया। तो समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं वैसे शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। समय और परिस्थितियों के कारण, तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होते चले गए हैं, और वैसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वैसे परिवर्तन वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे में यहाँ देखा गया कि मुंह, गांव, दूध, भाई इत्यादि। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि मुंह, तो मुख, मुख माने मुंह, इसका संस्कृत शब्द क्या हुआ? मुख हुआ। गांव का ग्रामो कह देते हैं।
या इसका बिगड़ा हुआ रूप है, यानी हम ऐसे शब्दों में याद रखें कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहा जाता है। संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए तीसरे खंड में है आपका, तीसरे इसके विभेद में है कि देशज। देशज का मतलब क्या होता है? तो फिर यहाँ वे सब जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो, वे सब जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो, माने क्या, कब उत्पत्ति हुआ और कहाँ उत्पत्ति हुआ, इसके मूल का कोई पता नहीं हो, लेकिन प्रचलन में है, आज के प्रचलन में चल रहा है, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्दों को देशज कहा जाता है। या ऐसे संदर्भ में हम याद रखेंगे कि जिन शब्दों की उत्पत्ति अपने देश में हुई हो, जिन शब्दों की उत्पत्ति अपने देश में हुई हो, वैसे शब्दों को देशज कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, इसका प्रयोग करते भी हैं। लोटा देखे हैं, डोरी देखे हैं, कटोरा देखे हैं, डोंगा देखे हैं, डिबिया देखे हैं, खिचड़ी जानते हैं, पगड़ी जानते हैं, पगडंडी जानते हैं। ये सब शब्द जो है, चौराहा जानते हैं, दो महाने जानते हैं, दुराहा जानते हैं, चौमहाने जानते हैं, तुमहाने जानते हैं, दोवन्नी, चौवन्नी, अठन्नी, ये सब शब्द जो है अपने देशों की उत्पत्ति वाला शब्द है, इसलिए ऐसे शब्दों को देशज कहा जाता है। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? देशज कहा जाता है। फिर आपका है अंतिम विदेशज। तो विदेशज का मतलब यहां देखिए कि जो शब्द विदेशी भाषा के हैं, जो शब्द किसके हैं? तो विदेशी भाषा के हैं, परंतु हिंदी में उन शब्दों का प्रचलन हो रहा है। विदेशी भाषा के हैं, लेकिन हिंदी शब्दों में, हिंदी वाक्यों में, हिंदी कार्यों में वैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वैसे शब्द को विदेशज कहा जाता है। या दूसरे सेंस में याद रखें कि जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेशों में हुई है, जिन शब्दों की उत्पत्ति कहां हुई है? विदेशों में हुई है, वैसे शब्द को विदेशज कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्कूल, पेन, लाइट, सिटी आदि, है ना ऐसा। तो इतने को आप लोग क्या करेंगे कि एक बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और सुनते हुए आपको बताया गया कि आप कॉपी और कलम साथ में रखें, जहां जैसे जरूरत पड़ता है पॉज कर लें, आप वीडियोज को रोक लें, और रोकने के बाद क्या करें, आप उसको नोट कर लें, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत कम पड़े और आप कॉपी का सहारा ज्यादा ले सके। घर बैठे हुए आप इत्मीनान से हर चीजों का अध्ययन करते चलेंगे। तीसरे सीरीज के लिए फिर हम आएंगे अगले सप्ताह में। तब तक के लिए बच्चों बाय।